रशीद आलिम। वो हुर्राता अंदर दाखिल हुआ और भागते कमरे में पहुंचा, पर वहां खाली कमरा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। रशीद आलिम, कहाँ हो? बाहर निकल। आज मैं तुम्हारा नाम मिटा कर ही रहूंगा अपने नाम से। वो धार धमाके के 2 रूम्स में देखने लगा, वहां भी नहीं था। वो पागलों वाली हालत में पूरा घर देखने लगा, पर वो कहीं नहीं था। भाग भाग कर उसका सांस फूलने लगा और आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। अम्मा। छत पर आकर वो दर्द से चीखा, पर दोपहर के वक्त होने पर सूरज की शिद्दत बड़ी तपिश पे सब अपने घरों में दबके पड़े थे। और वो तपती छत पर नंगे पांव घुटनों के बल बैठकर दहाड़े मारने लगा कि किससे पूछे कहाँ जाए। अपनी बहन और माँ के सिवा था ही कौन उसका। वो रो रहा था, चीख रहा था कि कानों में अचानक नीचे से कहकाओं की आवाज़ गूंजी। कोई जोर जोर से उसकी हालत पर कहका मार रहा था, हंस रहा था पागलों की तरह। और सही जानता था ये कौन है। अपनी आसीन से अपने आंसू साफ किए, पर सिसकियां अभी भी जारी थीं। अब्बा। वो बिपरे शेर की तरह गुर्राता गिरता पड़ता नीचे लपका। उसने सोच लिया था मजीद उसको एक सांस भी नहीं लेने देगा। वो गिरता थरथराता नीचे आया और सहन में कोई भी ना था। घर खाली पड़ा था। उसके दिमाग में ख्याल आया, शायद अपने कमरे में होगा, मुझे अच्छी तरह देखना चाहिए। वो पहले किचन से छड़ी उठाकर पीछे छुपता आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगा। कमरा फिर से खाली था, कोई भी मौजूद नहीं था। उससे घबराकर बेड के नीचे देखा, वहां भी कोई नहीं था। वो खड़ा हुआ और छड़ी को आगे करता मुड़ता, जब उससे पहले ही किसी ने उसके सर पर भारी शय से वार किया। अह, उसके मुंह से चीख निकल गई। छड़ी हाथ से नीचे गिरी और उसने सुन दिमाग को दोनों हाथों से पकड़ा। बाप को मारेगा? गाली। रशीद ने दूसरी बार सर पर वार करते कहा। अब की बार सर लहरा कर नीचे गिरा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो अपने बाप को देखना चाहता था, पर पीछे से किए गए वार पर उसके दिमाग ने उसे इतनी ही मोहलत ना दी। अम्मा। एक आखिरी सिसकी उसके मुंह से निकली। सईर पैसे देकर गया, दो। रशीद रिजवान की दुकान पर टेबल पर हाथ रखता बोला। सईर कहाँ है? रिजवान ने मशकूक नजरों से देखते हुए उससे पूछा। रशीद ने घूर कर गुस्से से देखा। खाना खा रहा है अपनी माँ के साथ, तुम जाओगे? वो बिफर कर बोला। रिजवान इस तरह के रिएक्शन पर गुस्से से देखता पास पड़े सही के पैसे देने लगा। रशीद चपट कर अपनी जेब में डाला। उसकी आंखें चमक गई थीं। सिम्मी बेटी सामान लेने नहीं आई? रिजवान ने फिर पूछा, और रशीद का दिल चाहा पत्थर उठाकर उसके चेहरे पर मारे। वो उसे देखने लगा जैसे अभी ऐसा कर देगा। तुम क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हो? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं? इस बार उससे गुस्से से पूछा। रिजवान का दिल किया उसका मुंह थप्पड़ों से सुर्ख कर दे। कैसे बेगैरत बाप हो? मेरी बेटी जैसी है सिम्मी। निकलो यहाँ से। उससे नफरत से कहते उससे उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। रशीद एक गुस्सीली नजर डालकर वहां से चला गया। पता नहीं कैसे अधी रह लेती है ऐसे जानवर के साथ, जिसको रिश्तों की माने मालूम नहीं। शर्मिंदगी से रिजवान बड़बड़ाता चेयर पर बैठा। वो बबल गम चबाती जब सईर के ऑफिस के सामने से गुजरती अपने रूम की तरफ जा रही थी कि ऑफिस के डोर अनलॉक होने की वजह से आती अंदर की आवाज़ पर रुक गई। उसे ऑफिस के आसपास भटकने से मना कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ सईर के इम्पोर्टेंट फाइल्स और बहुत कुछ ऐसा मौजूद था जिनको देखने का आरिफ और अलीफ के अलावा किसी को हुक्म ना था। वो तीनों जब भी कुछ अहम डिस्कस करना होता तो यहीं होते थे। कभी कभी तो रात के वक्त भी उनकी मीटिंग्स होती रहती थी, जब किसी बड़े मगरमच्छ का शिकार करना होता। अंदर बैठे अलीफ और आरिफ दोनों दूसरे आदमी की आवाज़ लैपटॉप में सुन रहे थे, और ये कारनामा यकीनन उसके भाई का था। ये दोनों आदमियों की आवाज़ थी जो कह रहे थे एसपी बुरहान कल उनके रास्ते में नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ से दूसरा आदमी उससे पूरी तरह यकीन दिला रहा था कि ऐसा ही होगा। मुस्कान जानती थी ये क्यों कर रहे थे, बुरहान को रास्ते से हटाने का, ताकि जैसे पहले उनका गैर कानूनी काम चल रहा था अब भी वैसे चले, जिस पर बुरहान ने सख्ती कर दी थी और हर तरह से चेकिंग जारी थी। बुरहान के लिए ऐसी साजिश सुनकर उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थीं। अलीफ के बाहर आने से पहले ही वो गुस्से में वहां से भागी और रूम में आकर सबसे मुठ्ठियां भींच कर बैठ गई। कोई मेरे एसपी को हाथ तो लगाए। हाथ क्या, आंखें नोच लूंगी। उसकी आंखों में गुस्से से पानी निकल आया था, और उससे दुख अलीफ और आरिफ पर भी था। कैसे चुप करके सुन रहे थे। कमीने, एक से बढ़कर एक बेरहम है, सवाए मेरे एसपी के। दांत पीसकर कहती आखिर में बुरहान के रूपदार चेहरे को नजरों में लाती मुस्कुराती। अस्सलाम वालेकुम। बी के दरवाज़ा खोलने पर वो सलाम करती अंदर दाखिल हुई। वालेकुम सलाम बेटा, इतनी देर, मैं तो डर गई थी। नरगिस बी ने फिक्रमंदी से पूछा।
बस भी दिल ही नहीं कर रहा था आने को। वो कहती अंदर आई। जब लाउंज में बैठे कम लेटे ज़्यादा दादा पर उसकी नज़र पड़ी तो उससे खौफ से आंखें घुमाई। तुम फिर आ गए? वो सोफे पर बैठी मुंह बनाकर बेसारी से बोली। वो कितना भी एक्ट करती पर उसका दिल खुश हो रहा था उसे वहां देखकर, क्योंकि वो हजार बातें उससे शेयर करना चाहती थी। हाँ, आ गया तो। और तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? कोई पूछने वाला नहीं तो अपनी मनमानी करोगी? मैं कहता हूँ बोनी, सुधर जाओ, वरना मुझे सुधारना पड़ेगा। रिमोट से टीवी बंद करके वो भरम लग रहा था। एक्सक्यूज मी, ये किस लहजे में बात कर रहे हो? मत भूलो, सिर्फ 3 साल का फर्क है। चुटकी बजाते उसने कहा। तो दादा ने आंखें सुकेड़ी। अच्छा, पर मुझे तो 5-6 का फर्क लगता है। उससे अपने कद और लंबे चौड़े जिस्म की तरफ इशारा करते उससे कद की जानिब इशारा किया। नूर का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे अपने कद के ताने मत दिया करो, पर तुम। वो उससे हिफ्फत से कुशन उठाकर उसकी तरफ आई और उसे कुशन से पीटने लगी। यार क्या कर रही हो जालिम बच्ची? वो फिर बच्ची कहने से बाज सा आया। दादा, मैं आज तुम्हारा खून कर दूंगी। वो चीखती दोनों हाथों में कुशन बुलंद किए उसके चेहरे पर मारने लगी कि अचानक उसका पाँव फिसला और अगले ही पल वो आंख करती दादा के ऊपर आई। दादा खुद उस साने पर घबरा गया और उसके मुंह पर पड़ने वाला तकिया हटाया खुद से। उसकी नज़रें सीधा घबराई सुर्ख चेहरे वाली बेइंतहा खूबसूरत काली आंखों पर पड़ी। सॉरी। नूर को समझ ना आया कि ये क्या हुआ है अचानक। उन दोनों की सांस एक दूसरे से सुलझ रही थी और वो घबराई उठने की कोशिश करने लगी। नूर की धड़कनें बेतरतीब थीं। दादा की नज़रें सिर्फ उसके लरसते पलकों पर थीं। बाकी सब कुछ वो भूल गया था। कुछ भी याद ना रहा सवाए इसके कि वो उसके कितने पास है, कि हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छू सकता था। ये क्या हो रहा है? लौंच में बुरहान की गुस्सीली आवाज़ गूंजी। नूर और दादा दोनों घबरा कर उठे। दोनों के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। भाई वो नूर गिर गई थी। बुरहान के सख्त नसों का मुकाबला करते दादा हिचकिचाते बोला। जाओ तुम यहाँ से। बुरहान ने सर झुकाए खड़ी नूर को कहा और वो लपतपाती अपनी सिसकी रोकती वहां से भाग गई। ये क्या हो गया था? बुरहान तो उन्हें गलत समझ रहा होगा। उसकी नज़रों में मैं और बुरी हो गई होंगी अब। ये बात। रूम में आकर दरवाज़ा लॉक करते हुए रोते हुए उससे कहने लगी। गलती मेरी थी, मुझे इतना करीब नहीं जाना चाहिए था। क्यों, कैसे हुआ ये सब? वह हाथ में मुंह छुपा कर रो पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो रो किस बात पर रही है। बुरहान की देख कर गलत समझने पर, या अपने सीने में दादा के दिल की धड़कनों की आवाज़ महसूस करने पर। जब कोई जवाब ना मिला तो वो और फूट फूट कर रोने लगी। कहाँ रहते हो सारा दिन? बुरहान दादा के सामने आते गुस्से से बोला। दादा ने नासमझी से सर उठाया। मतलब उसे यकीन था कि ये जो उसने देखा था महज हादसा था पर दिलकश। वो जबरन अपनी मुस्कुराहट रोकने लगा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ यूं खदे, और तुम मुस्कुरा रहे हो। उसे मुस्कुराहट रोकते देखकर बुरहान का गुस्से से दिल जहाँ थप्पड़ दे मारे। उसकी तेज आवाज़ पर नरगिस बीबी रूम से निकल आई। भाई दोस्तों के साथ होता हूँ। अपने पाँव को देखते उसने जवाब दिया। बुरहान बेटा अभी आया है, कुछ मिनट भी नहीं हुए इसे आए। नरगिस बी ने उसके झुके सर को देखकर हिमायत की। बुरहान ने हैरत से देखा। तो तुम सारा दिन कहाँ रहते हो दादा? वो सख्त गिर बना हुआ था। भाई दोस्तों के साथ होता हूँ। वो छोटे बच्चे की तरह मिनमिनाया। ऐसे कौन से दोस्त हैं कि जिनके पास जाने के बाद तुम्हें अपनी माँ बाप का ख्याल नहीं रहता? यूं नहीं जाना बंद कर दिया है तुमने। ये चल क्या रहा है? वो गुस्से से धाड़ने लगा। बी ने वहां से जाने में ही भलाई जानी। उफ। दादों को अफसोस हुआ अपनी लापरवाही पर। आई एम सॉरी भाई। उसे सर झुकाए गलती तस्लीम की। बुरहान ने उसकी माफी पर गहरा सांस खारिज किया। तुम्हें पता है अम्मी रो रही थी सुबह कॉल पर कि हम दोनों ने उन्हें अकेला कर दिया है, और मैं रो रहा था कि पैसे ने मेरे बाप को खरीद लिया है। बुरहान की बात पर वो तल्ख हुआ। दादा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हें तो अम्मी अब्बू ने ऐसा नहीं कहा। बुरहान ने उसे साथ ले जाकर सोफे पर बिठाया और समझाने लगा। दादा उसकी बात पर तमस्सर से हंसा। क्या फर्क पड़ता है भाई? हम दोनों की रगों में एक ही खून है। आज आपके साथ ऐसा हुआ है, कल मेरे साथ होगा। और मैं चाहता हूँ अब्बू अम्मी आपको वापस ले आएं और पैसे के पीछे भागना छोड़ दें। संजीदा से कहकर वो उठने लगा जब बुरहान ने उसे वापस बिठाया। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होगा दादा? तुम जानते हो हुरूलैंड के डार्क पास की वजह से अम्मी अब्बू उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और नूर को तो वो पसंद भी करते हैं। फिर क्या प्रॉब्लम है? बुरहान की इतनी आसानी से रास वाश करने पर दादा को हैरत का झटका लगा
और बुरहान को देखने लगा। मतलब? वो हड़बड़ा गया। बुरहान उसकी हालत पर कहका लगा उठा। मैं तुम्हारा भाई हूँ दादा, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। उससे गले में बांसुर डालकर उससे भींचा। दादा छिंपिया। भाई ऐसा कुछ नहीं। वो मिनमिनाया। यार लड़की मत बनो, और मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए नूरुलैन बेस्ट रहेगी। बहुत अच्छे लगोगे तुम दोनों एक साथ। एक तरफ फूल थे जो दादा के दिल पर गिरे थे और दूसरी तरफ हंजर था जो पीछे खड़ी नूरुल अहन के सीने में घोंपा गया था। वो बिल्कुल साकित हो गई थी, पत्थर की तरह। उसे यकीन नहीं हो रहा था। दादा, उसका अपना दोस्त, और बुरहान, उसके मुंह से खुशी भरे लफ्ज। वो मर क्यों नहीं गई, अभी तक जिंदा थी। क्या हुरुल ऐन के शरीर के पास जाने के बाद भी बुरहान के दिल में अभी तक उसकी फीलिंग्स थी? क्या वो अभी तक उसकी आस में था कि वो उसे वापस पा लेगा? जिस तरह वो रूम से बाहर आई थी अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए, उसी तरह खामोशी से लौट गई। उसे दादा से नफरत सी होने लगी थी कि उसकी दोस्ती का उससे भी आम मर्दों की तरह दूसरा मतलब निकाला। पर जाने क्यों उसे बहुत दुख हो रहा था। जानती भी थी दुनिया मतलबी है, फिर भी वो मासूम बच्चे की तरह आंखें बंद किए चल रही थी। और अब ठोकर खाने पर मुंह के बल गिरी, तब जाकर होश आया था और वो बेड पर मुंह के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। आप कब आ रहे हैं वापस? दादा ने बात बदलने के लिए पूछा। जानता था नूर उसकी मोहब्बत को ठुकरा देगी, क्योंकि उसे दादा की मोहब्बत नहीं, बुरहान अलवी की मोहब्बत चाहिए थी। जब हूर को वापस ले आऊंगा। उससे मुस्कुराकर कहा। दादा ने मुस्सुई हैरत से देखा। आप अभी भी हूर को वापस ले आना चाहते हैं, जबकि ना अम्मी को ये मंजूर है ना अब्बू को। और फिर जब उसकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही है, वो अब किसी की बीवी है, तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तुम भूल रहे हो दादा कि ये शादी तब तक है जब तक हम उसे पैसे नहीं दे देते। और तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो खुश होगी? सईर के पास तुम जानते हो वो बेहोश हो गई थी निकाह के बाद। खुशी से रुखसत नहीं हुई, सईर जलीम जबरदस्ती लेकर गया उसे। बुरहान ने कड़वे शब्द का मुजाहरा करते हुए कोया हुआ। आप जानते हैं हुरुलैन जबरदस्ती किसी के पास रहने वाली नहीं, और उसने आपके प्रपोजल का यस भी नहीं कहा था। याद है कितना वावेला किया था उसने? उससे हकीकत सामने रखी बुरहान ने सुर्ख आंखें मूंदी। वो पहले की बात थी दादा, अब की नहीं। वो बदल चुकी है बहुत। कभी कभी मुझे गुमान होता है कि ये हमारी गुस्से वाली जिद्दी हुरुलैन है ही नहीं, जिसके मिजाज के खिलाफ कोई लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता था। गंभीर आवाज से वो बोला। दादा ने उससे कंधे पर हाथ रखा। आपको जो ठीक लगे करें। तसल्ली देते वो मुस्कुराया। तुम मेरे साथ नहीं हो। बुरहान ने आगे के लफ्जों का पूछा। दादा हंस पड़ा। मैं आपका साथ दूंगा तो ये नाइंसाफी होगी। जैसा कि आप कहते हैं हुर का पास डार्क है, तो मैं उसकी खुशी में हाँ करूंगा, चाहे वो आपके साथ हो या सईर आलिम के साथ। बुरहान मुस्कुरा दिया। गुड बॉय, अब जाओ घर, अम्मी वेट कर रही होंगी। दोनों उठकर खड़े हो गए। बुरहान ने साथ लगाते कहा तो वो मुस्कुराकर सर हिलाने लगा और वहां से निकलता चला गया। नूरुलैन। नूर के रूम का दरवाजा नॉक करते बुरहान ने पुकारा, पर कोई रिस्पॉन्स ना आया। नूर दरवाजा खोलो, मैं जानता हूं तुम जाग रही हो। नीचे आवाज में वो गुस्से से बोला। नूर ने सर उठाकर दरवाजे को देखा। एक पल को सोचती, फिर मुंह साफ करके दुपट्टा ठीक करती दरवाजा अनलॉक किया। जी, वो उसके बूट को देखती बोली। बुरहान ने नॉक करने के लिए उठाया हाथ, हवा में ही रुक गया। जब नजर उसकी छोटी सी सुर्ख नाक पर पड़ी, रो क्यों रही हो? उसे तरस आ गया उस छोटी सी लड़की पर। तभी गुस्से की बजाय नरमी से पूछा। उसके तरस खाने पर नूर का दिल किया दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद करे, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। नहीं तो जुकाम है बस, वो सपाट चेहरे के साथ रूखी लहजे में बोली। बुरहान ने वो और से देखा और फिर नतीजे पर पहुंचकर गहरा सांस खारिज किया। जो नसीब में ना हो उसके पीछे मातम नहीं किया जाता। उससे ठंडे लहजे में कहा। तो नूर ने लब भींच लिए, अलबत्ता नस से नीचे ही रखी। काम बताए। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कह दे अपना फलसफा अपने पास रखो। तुम सईर के घर क्यों गई थी? अब उसके लहजे में नरमी की जगह सख्ती ने ले ली थी। नूर ने आंखें फैलाकर देखा। वो वो मेरी बहन से मिलने। इस बार हैरान होने की बारी बुरहान की थी। क्या उन्होंने तुम्हें अंदर जाने आने दिया? वो कुछ हैरत से बोला। क्योंकि सईद के घर में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, और अगर कोई होता भी तो दरवाजे पर ही ऐसे सिस्टम लगे हुए थे कि उन्हें पहले ही अलर्ट करते अगर आने वाले के पास हथियार हो। वहाँ मेरी दोस्त रहती है, उससे मुझे बुलाया था। पता नहीं क्यों उससे झूठ बोल दिया। ये नहीं बता सकी कि सईद ने उसे खुद अंदर आने दिया था। कौन सी दोस्त है जो साइर के घर में रहती है? उससे अब्रू उचकाकर पूछा। मुस्कान, साहिर की दोस्त आरिफ की बहन है सुतेली।
और से हासिल की गई मालूमात उसे यहाँ काम आ गई। एक पल को बुरहान ने सोचा, ये दोनों नाम उसने सुने हुए थे। और फिर उसे याद आया, पुलिस स्टेशन में वो नाजुक लापरवाह सी लड़की जो आखिर में भाई के साथ जाते हुए लेडी कांस्टेबल को बददुआएं दे रही थी और साथ भाई मासरत कर रहा था। बुरहान को मालूम ही ना हुआ उसके लब मुस्कुरा रहे थे। नूर ने खामोशी पर सर उठाया तो उसके लबों पर मुस्कुराहट देखकर बेवजह सोचने लगी कि ऐसा क्या कह दिया उससे कि वो यूं मुस्कुरा रहा है। इस बार गई हो, आइंदा मत जाना। उसका सर थपथपाकर वो चला गया और नूर ने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया। जिससे देखो मना कर रहा है, कैसे हमारे एहसासात जज्बातों की कदर नहीं। दरवाजे से पीठ लगाकर वो गुस्से से बड़बड़ाई। उसे जब होश आया तो खुद को चेयर पर अंधेरे में बंधा हुआ पाया। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था कि उसके मुंह से कराह निकलती। जब एहसास हुआ कि मुंह पर टेप लगी हुई है, उससे घबराकर हाथ हिलाए तो चेयर से बंधे हुए थे और पाँव भी। वो बुरी तरह खौफसदा हो गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। दरवाज़ा बंद होने पर उसे कुछ नहीं दिख रहा था, पर वहाँ की स्मेल पर एहसास हो गया वो अपने घर के स्टोर रूम में है, जहाँ उनके पुराने कपड़े और बर्तन दीगर सामान पड़े थे। क्या उसकी माँ और बहन के साथ भी यही हुआ होगा? इस सोच ने उसके बदन में सनसनी फैला दी। भूत को खोलने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा पर नाकाम रहा। आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर गिरे। ऐसा कौन बाप अपनी औलाद के साथ करता है? पर ये वो कैसे भूल गया कि वो एक नफसियाती मरीज है जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता था। कितनी दफ़ा उससे अपनी बीवी जिसे वो पसंद की शादी करके लाया था उसे काटने की कोशिश कर चुका था, पर हर बार नाकाम किया। उसके पास सिर्फ नशा ना होता तो या खुद को मारता नोचता या जो सामने होता उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। और अब साहिर को डर लग रहा था कि उसका इंजाम बहुत बुरा होने वाला है। पर वो मरने से पहले एक बार अपनी माँ बहन को सही सलामत ज़रूर देखना चाहता था। भाई कदमों की आवाज़ आने लगी तो उसकी रूह काम कर रह गई। क्या वो मर जाएगा? वो मरने वाला था, अपने बाप के हाथों मरने वाला था। वो तेज से इस कुर्सी को ज़मीन पर पटकने लगा कि शायद उस हैवान के करीब आने से पहले खुद को आज़ाद करवा ले, पर ऐसा ना हो सका। नतीजतन वो खुद चेयर के साथ पीछे गिरा। दर्द से उससे आंखें मीची और मौत का इंतजार करने लगा। जब दरवाज़ा खुला और उसका बाप अंदर दाखिल हुआ, बहुत खूब सईर आलिम। आवाज़ पर वो फूट फूट कर चीख चीख कर रोना चाहता था कि ये उसका बाप नहीं है, ये कोई शैतान है, दरिंदा है जो उसकी माँ बहन और उससे निकलने वाला था। सफाकियत की हद तक रशीद ने उसके बालों से पकड़कर कुर्सी को ऊपर खींचा। सईद की दर्द से बुरी हालत हो गई और उसे रहम न आया कि उसे इस दरिंदगी पर सिर्फ रोने ही दे। तुम्हें पता है, नफरत है मुझे तुम लोगों से। जब तुम सब कहते हो मैं नशई हूँ, हराम खाता हूँ, तुम लोगों के लिए कुछ नहीं करता। वो उसका चेहरा ऊपर करके उसके मुंह पर घुराया। बदसूरत सब कहते थे मुझे। तुम्हारी माँ के लायक नहीं था ना, तो देखो आज मैंने उसे जीने लायक नहीं बनाया। उसके बालों को झटके से छोड़ते उससे लाइट जलाई। सईद ने माँ के लफ्ज़ पर अपनी तकलीफ भूलकर स्टोर रूम को देखा और वहीं साकित हो गया। उसका दिल धक धक करने लगा खौफ से। सामने ही उसकी तरह दूसरी चेयर पर बंधी उसकी माँ थी, जिसका सर चेयर पर लटक रहा था और होंठ टपक टपक कर नीचे गिर रहा था गर्दन से। वो एक खौफनाक दिल बंद करने वाला मंजर था, जहाँ उसकी माँ शायद उस परिंदे से लड़ते चीखते मिन्नतें करते जिंदगी बाजी हार गई थी। देखा, देखा, डर गए ना। उसकी सर्द रंगत खौफ से फैली पथरीली साकित आंखें देखकर वो खुशी से कहते कहका लगाने लगा। उसे सुकून मिल रहा था। अब सब उसे उसकी बीवी के लायक नहीं समझते थे। हर कोई कहता था उसकी औलाद खूबसूरती में उसकी बीवी पर गई है और उस बदसूरत को पता नहीं कैसे पसंद कर गई। ये सब बातें उसे अंदर ही अंदर मारती थीं। उसके अंदर जहर फैल जाता जब उसकी बीवी पर उसकी नज़र पड़ती और उन सब से बचने के लिए उसने ड्रग्स देना शुरू किया। पर लोगों ने फिर भी उसका पीछा न छोड़ा। उल्टा निशई होने के ताने मिलने लगे और ऐसा चलते चलते उसे अब अपने बच्चों और बीवी से इतनी नफरत हो गई थी कि दिल करता किसी भी वक्त उनका गला दबा दे। पर ये सईद अपनी माँ और बहन के सामने दीवार पर खड़ा था। पर कितनी देर खड़ा रहता? शैतान को एक मौका मिल ही गया। तुम्हें देखना है अपनी माँ का खूबसूरत चेहरा, देखो आगे। हाँ, वो सईद की तरफ देखते बोला और हद से उसके सामने अपनी बीवी का चेहरा किया, जो खूबसूरत के बजाय शदीद बदसूरत हो गया था। सईद का हाल ऐसा हो गया कि काटो तो बदन में लहू नहीं। वो दश्ते वहशत से सफ़ेद पड़ गया। दिल कर रहा था चीखे चिल्लाए, पर आवाज़ जैसे गले में दब गई
और वो साकित पड़ा अपनी माँ को देखता रहा। सिम्मी। उसके दिमाग ने होश में आते अपनी मासूम बहन के लिए खतरे का सायरन दिया और वो गले से गूगू की आवाज़ से निकालते अपनी बहन का पूछने लगा। खौफ हो रहा है? डर रहे हो ना? डरना भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी बारी। और वो आ गई। वो उसी गूगू पर हंसा, उसको डर समझकर अपनी शर्ट के नीचे लगे हंजर को निकालने लगा। सही नफ़ी में सर हिलाने लगा। आंसू तरह गालों को भिगो रहे थे। वो कभी सामने पड़ी अपनी माँ को देखता तो कभी अपने उस वहशी बाप को। बाबा नहीं। उसके दिल से आवाज़ें आने लगीं जो उस वहशी दरिंदे तक ना पहुंची। वो लोगों की बातों और कमतरी में अंधा हो चुका था, एक शैतान का रूप धार चुका था, जिससे अपने खून अपने मासूम बच्चे पर भी रहम ना आता। और अपनी भूरी आंखों में चमक लिए उसके बालों से पकड़कर चेहरा ऊपर किया। सईद के चेहरे पर जब हंजर की नोक आई तो दिल से धारें निकली और पूरी तरह काम किया, पर उसका हाथ ना रुका। सुर्ख खून उसकी आंखों में चला गया, कुछ नीचे गिरने लगा और कुछ ही देर में फिर से अपने हवास खो बैठा। उसके चेहरे पर गहरे कट पड़ चुके थे, जिनसे सुर्ख लहू उबलकर उसके पूरे चेहरे को सुर्ख कर गया। उसके बेहोश होते ही रशीद आलिम ने झटके से चेहरा छोड़ा। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर तुम्हारी जिंदगी जरूर अजाब बनाऊंगा। मुझे नफरत है तुम लोगों से। अब दुनिया तुमसे नफरत करेगी सईर आलिम। उसकी रस्सियां खोलते वो बड़बड़ा रहा था और एक नज़र अपनी बेवा हकारत से डालकर सईद को बाजू में उठा था, रात के अंधेरे में स्टोर रूम से निकाला। ये निशान तुम्हारे चेहरे पर तुम्हें हर वक्त मेरी याद दिलाएंगे कि तुम्हारा बाप कौन था। ये लो तुम्हारा मोबाइल। आरिफ के आकर मोबाइल देने पर साहिर ने हूर के हाथ में मोबाइल रखा। सच मेरा है? मोबाइल लेती खुशी से बोली। हाँ, तुम्हारा है, पर ध्यान रहे एहन, मेरे अलावा किसी को तुम्हारी कॉल नहीं जानी चाहिए। वो चेयर से उठकर उसके पास बेड पर बैठा। हूर ने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे ही मोबाइल पर हाथ फेरने लगी। उसे नूर का नंबर याद था और मोबाइल के बटन उभरे हुए थे, जिनसे वो अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकती थी कि कौन सा वर्ड कहाँ है। वो खुश हो गई और आगे की प्लानिंग सोचने लगी कि कैसे नूर को कॉल करके उसके साथ यहाँ से निकलकर दोनों को ये शहर ही छोड़कर चले जाना है। क्या सोच रही हूँ? उसके गाल पर हाथ की पुश फेरते उसे होश की दुनिया में लाया। कुछ नहीं। उसका हाथ आहिस्ता से पीछे करते हूर मुस्कुराई। सच में कुछ नहीं? उसके तासुरात को जांचते उससे फिर पूछा। नहीं। हूर थोड़ा सा घबराई। गुड, होना भी कुछ नहीं चाहिए। उसके कहने पर हूर सर हिलाने लगी। आप आज नहीं जा रहे? पलकें झपकते उससे पूछा और मोबाइल पर पकड़ कुछ सख्त की जैसे छिन जाएगी। सहीर उसके चेहरे और हाथों को देखते मुस्कुराया। नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरा दिन। बेड पर लेटकर उससे कहा और हूर के दिल पर ओस पड़ गई। मतलब आज कुछ नहीं हो सकता था। मोबाइल क्यों लिया है? उसके बालों को अपने हाथ में लपेटते वो सर्द आवाज से पूछने लगा। हूर ने इस सवाल पर गला तड़ किया। उसे पता था ये सवाल जरूर होगा। मैं बोर होती रहती हूँ। वो नसें झुकाकर जैसे गुनाह का एतराफ़ करने लगी। हम्म। सईद ने जैसे समझते सर हिलाया और उसके रेशम जैसे बालों को अपने हाथों में महसूस करने लगा। और पुत बनी बैठी थी, उसकी जानिब पुश किए कि अब होगा हमला के। बुरहान का नंबर याद है? उससे लपेटे हाथ पर उसके बालों को खींचकर कि वो सीधा उसके सीने पर आ गिरी। बुरहान का नंबर याद है डार्लिंग? उसके चेहरे को ऊंचा करते उससे अपनी बात दोहराई, जो वो किसी को दूसरी बार दोहराने पर सुनने का मौका नहीं देता था, पर हूर को खामोशी से देख रहा था। नहीं। हूर ने झूठ बोला, हालांकि उसे याद था दादा का भी। मुझे झूठ से सख्त नफरत है एन। उससे गिर्द बाजू डालकर उसने सरगोशी में कहा, मतलब उसे समझाना था, पर हूर खामोश हो गई। उसकी वार्निंग को कोई अहमियत ही ना दी। सईर खामोशी से उसके चेहरे को देखने लगा, जिसके चेहरे पर सुर्खी और पलकें लरस रही थीं। वो मुस्कुरा दिया पुरस्कार सा। क्या नूर यहाँ आ सकती है मेरे पास? खामोशी से घबराकर उसने पूछा और उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, पर नाकाम हुई। सईर की गिरफ्त में आज़ाद होने से उसके सवाल पर मुंदी आंखें खोलकर सईर ने उसके चेहरे को देखा। नहीं, अगर तुम बोर होती हो तो मुस्कान से बातें किया करो, उससे दोस्ती कर लो। उसके मशवरे पर हूर ने नाक चढ़ाई। मुस्कान से बातें करे जो किसी को बोलने का मौका ही ना दे, और दोस्ती भी जबरदस्ती की जिससे मदद की कोई गुंजाइश नहीं, फिर चाहे इंसान मर सड़ रहा हो। मजीद कुछ भी कहने से परहेज करते उससे भी आंखें मूंद लीं। जानती थी अब ना अकेला छोड़ेगा, ना ही उसकी कोई बात मानेगा।
कहाँ जा रही हो? आरिफ मुस्कान को उजलत में सईद के घर से निकलते देखकर बोला। तुमसे मतलब? उससे कड़े तेवरों से आबरूज खाए। आरिफ उसे गुस्से में देखकर मुस्कुराहट रोकने लगा। खैर, अब मतलब जैसी भी कोई बात नहीं। वो बस इसलिए पूछा कि लाश को दफनाने के लिए मिल जाए तुम्हारी, ताकि मैं सुतेले भाई होने का फर्ज अदा कर सकूं। सर को खुशाते उसने कहा। वो मस्तूई हंसी। वेरी फनी। कितना बड़ा जोक था, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। हंसने की अदाकारी करते वो बोली। आरिफ ने उसकी हंसी पर आंखें फेरी। अब हटो, रास्ते से मुझे जाना है। उसके सामने से हटने लगी। देखिए मिस नुकरानी, यहाँ से आने और जाने का आपको बताकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सईद आलिम का गार्ड हूँ। उससे सीना तान कर फखरिया बताया। और मैं सईद आलिम की बीवी की बॉडीगार्ड हूँ। उससे कहने के बाद अचानक ही झुककर उसकी टांगों पर वार किया, पर वो भी आरिफ था जिसकी वो शागिर्द थी। आरिफ ने एकदम घूमकर उसका वार नाकाम किया। सुतेले नहीं लड़ते बेवकूफ़ औरत। उसके बाजू को पीछे मोड़कर कहा तो दर्द से मुस्कान मुस्कुराकर अपनी टांग उसकी टांग में डालकर खींचा कि आरिफ पीछे जाकर जानबूझकर गिरा। आह! सुतेले ही लड़ते हैं बेवकूफ़ भाई। वो हाथ झाड़ती वहां से भाग गई और आरिफ पीछे एक कमर को झटका दिया और खड़े होकर मुस्कुराने लगा। यही तो खुशियां थीं। आज सही यही था तो वो कहीं भी जा सकता था।